माय डियर फ्रेंड्स, हमारे भारत में एक इशू आ गया और वो इशू है एलपीजी की शॉर्टेज। हमें पता है कि ईरान इजराइल वॉर चल रही है। इसके कारण हो क्या रहा है, जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। अब मिडल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी आ चुकी है और हमारी एलपीजी शॉर्टेज हो रही है। उसमें क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है कि हमारे 50% जो भी फ्यूल्स है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, वो मिडल ईस्ट से आती है और बाकी 50 रशिया से। अब जो हमारे 50% सोर्स है, वो उसकी जो सप्लाई है वो अनस्टेबल हो चुकी है और जो सप्लाई रूट्स है जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट, वहाँ पर ईरान ने ब्लॉकेट करके रखा है। तो मिडल ईस्ट से हमारा ऑयल टैंकर जो भी हमारे पास आ रहे हैं वो रुक गए और हमारे पास ऑयल की क्वांटिटी कम होती जा रही है। इसका इफेक्ट क्या है इंडिया में? पहली बात, जो भी पेट्रोलियम के दाम में बहुत ऊपर जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर महंगे हो रहे हैं और फाइनली जो हमारे पेट्रोल है, डीजल है, उनकी भी प्राइस बढ़ रहे हैं। अब ये जो इशू है ना, ये बहुत प्रेडिक्टेबल है। ये प्रेडिक्टेबल कैसे होगा? एक वॉर प्रेडिक्टेबल कैसे होगी? वो तो कभी भी हो सकती है, किस देश के भी कुछ भी हो सकता है। पर जो मिडल ईस्ट है, ये रीजन बहुत सालों से अनस्टेबल ही है। हमारे गवर्नमेंट को ये पता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पहले से सॉल्यूशन ढूंढने चालू कर दिए हैं। सॉल्यूशन जैसे सोलार पर स्विच करना, हाइड्रो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना, ग्रीन हाइड्रोजन, और फाइनली सबसे नया जो हमारे सॉल्यूशन लाए एनसीएल ने, वो है डाई मिथाइल ईथर। तो हमारे सीएसआर एनसीएल ने ऐसा क्या नया सॉल्यूशन लाया है एलपीजी को, वो किस टाइप का सॉल्यूशन है और इससे क्या डिटेल्स है, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। जब किसी भी फ्यूल या किसी भी रिसोर्स की शॉर्टेज होती है, उसके सॉल्व करने के लिए, उसको नया रिप्लेसमेंट लाने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, उस फ्यूल को किसी और फ्यूल से रिप्लेस कर दो जो अवेलेबल है अभी, या फिर उस फ्यूल का यूज ही कम कर दो। तो ये दो सोल्यूशन है हमारे पास, और एलपीजी और पेट्रोलियम शॉर्टेज के भी हम ये दो सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। अब जो डाई मिथाइल ईथर है, ये पहले वाले में आता है। उस फ्यूल के लिए अल्टरनेटिव ढूंढो, और ये जो डाई मिथाइल ईथर है वो काम करता है। अब ये डाई मिथाइल ईथर एलपीजी को कैसे रिप्लेस करेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये बाकी पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल से कैसे कंपेयर करता है, देखते हैं। तो ये डीएमई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये अच्छा अल्टरनेटिव कैसे बनाते हैं, देखते हैं। पहली बात, डीएमई रिलेटिवली क्लीन है, इसमें नो सूट फॉर्मेशन होता है। मतलब जो ब्लैक रेसिड्यू आता है किसी भी पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल को बर्न करने से, वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो सूट फॉर्मेशन के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहिए, और ये जब बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो ऑफकोर्स सूट फॉर्म करते हैं। अब हम डीएमई के फॉर्मूले को देखें तो बेसिकली दो CH3 के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कार्बन, जो भी कार्बन है वो साथ में बॉन्डेड नहीं है, या ऑक्सीजन से या फिर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो ये हाइड्रोकार्बन नो सूट फॉर्मेशन दिखाता है। दूसरी बात, ये कोई सल्फर डाइऑक्साइड के जो भी ऑक्साइड से फॉर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सल्फर है ही नहीं। जो पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स होते हैं उसमें सल्फर की इम्प्यूरिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिफाइनिंग के बाद भी थोड़ी सल्फर वहाँ पर बच जाता है। अब जब इस सल्फर को बर्न करेंगे, ऑफकोर्स सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, और जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करके एसिड रेन करते हैं। अब सल्फर के ऑक्साइड भी, तो सल्फर ऑक्साइड की बात ही भूल जाइए। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO3 इनकी बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो भर के है, 71% है। तो ऑफकोर्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड किसी भी फ्यूल में बनने ही वाले हैं। पर यहाँ पर खास बात क्या है, डीएमई को बर्न करके कंट्रोल वे में हमने बर्न किया तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं, इसे बहुत कम कर सकते हैं, और ये बाकी फ्यूल से बहुत अच्छा है क्योंकि इसे हम कंट्रोल वे में बर्न करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनेंगे। ये सिर्फ एक स्पेशलिटी है डीएमई की, और थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट ये हमारे नोटिस में आया है। एनसीएल के साइंटिस्ट ने ये फ्यूल ढूंढ के निकाला है, इससे हमें पता चला कि ये भी एक ऐसी फॉर्मेशन कर पाता है। अब इसकी एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो 1 किलो इसको बर्न करेंगे, 1 किलो डीएमई को बर्न करेंगे तो 21 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी। पर एलपीजी और डीजल
पेट्रोलियम अदर पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल को देखें तो वो रिलेटिवली हाई कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं या जूल वैल्यू देते हैं। तो वहाँ पर कितने मिलते हैं 45 से 55 मेगा जूल, तो यहाँ पर सिर्फ 21 मिल रही है। तो इसका यूज़ करना नहीं चाहिए क्योंकि ये इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देता नहीं। पर ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हमें एक फ्यूल को कंसीडर करने में देखनी चाहिए। पहली चीज़, वो कितनी फास्ट इग्नाइट होता है, इसको C10 नंबर बोलते हैं। तो जो C10 नंबर होता है जितना हाई होगा उतना फास्ट वो बर्न करेगा। डीजल का C10 नंबर बहुत कम है, लेस देन 30 है। LPG का 45-55 है। और पता है DME का कितने हैं? मोर देन 60 जा सकते हैं C10 नंबर DME का। तो बहुत फास्ट इग्निशन है। इसकी पहली बात यूज़ है व्हीकल्स में। व्हीकल के जो भी फ्यूल यूज़ कर रहे, डीजल हो गया, गैसोलीन या पेट्रोल हो गया, उनका C10 नंबर हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कोल्ड स्टार्ट बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये C10 नंबर हाई है। अब दूसरी चीज़ है DME में, वो है जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा है। LPG का 1 किलो बर्न करेंगे, पूरा 1 किलो बर्न नहीं होगा हमारे एनवायरनमेंट में। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो आइडियलिस्टिक वैल्यू होती है, वो प्रैक्टिकल बेस वैल्यू नहीं होती। तो अब 1 किलो को बर्न करेंगे, थियोरेटिकली इतना बनेगा, पर रियलिटी में देखेंगे 1 किलो पूरा बर्न नहीं होना, थोड़ा अनबर्न्ड भी रहेगा। और DME की खास बात है इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी सारे जो DME के मॉलिक्यूल सारे बर्न होंगे, पर LPG डीजल में थोड़े बच जाएंगे बर्न होने से। तो इसलिए जो भी कंटामिनेंट्स है LPG और डीजल के, वो एनवायरनमेंट स्प्रेड हो सकते हैं। अभी क्या क्यों होता है, मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू इतनी लो क्यों हो गई DME की? इसका एक सिंपल रीज़न है। क्योंकि जो कार्बन है वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो एक प्रैक्टिकली पार्शियली बर्न्ड है ऑलरेडी है, इसलिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा कम है बाकी के कंपैरिजन में। फिर भी वो इसे अकाउंट में हम उसका C10 नंबर और एफिशिएंसी देखें तो फिर भी एक एक्सेप्टेबल फ्यूल है। अब प्रॉप्स हुआ साइंटिस्ट इन NCL CSIR जिन्होंने फ्यूल को ढूंढ के निकाला है। अब हमारे इंडिया के NCL साइंटिस्ट ने क्या नया किया इसमें, अब देखते हैं। हमारे CSIR NCL के साइंटिस्ट ने नया क्या किया है वो इम्पोर्टेंट है हमें जानना। उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस होती है मिथेनॉल डिहाइड्रेशन, जहाँ पर CH3 मतलब मिथेनॉल के जो CH3OH के मॉलिक्यूल्स को हम डिहाइड्रेट करके उससे हम DME प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी CH3OH मिथेनॉल के मॉलिक्यूल है वो हमारे DME और वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया नया, उन्होंने कैटेलिस्टिक बेस्ड रिएक्शन यहाँ पर की है, जिसमें एल्यूमिनिया या जियोलाइट्स, ये 2 प्रकार के कैटलिस्ट यूज होते हैं इस मिथेनॉल को DME में कन्वर्ट करने के लिए। बाद में इसके थोड़ा मतलब प्रोसेस करके इस वाटर के एक्स्ट्रा मोल पर हटा के हम DME को यूज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा डिटेल में देखें तो ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है। तो हमारे पास CH3OH का मिथेनॉल है, और होगा क्या, जो कैटलिस्ट है वहाँ वो मतलब प्रोटोनेशन करेगा इसका। बेसिक लैंग्वेज में बात करूँ, वो बेसिकली उसको एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा देगा जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन देगा जिसका जो इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो, या एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन उनको दे देगा, जिससे उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा CH3OH से CH3OH2। यहाँ पर आप देखिए हो क्या रहा है, ये जो OH से OH2 बन रहा है, और किस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, ऑफ कोर्स वाटर में। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, जो आपने रिएक्शन में देखा यहाँ पर ही बनता है वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एक पॉजिटिव CH3 का जो मॉलिक्यूल है बच गया, जो वाटर से ब्रेक हो गया। अब उसके साथ और एक मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है रिएक्ट करेगा, उससे DME का मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक 4 स्टेप बेसिक रिएक्शन है जिससे हम DME बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कैटलिस्ट यूज किए, जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन वो देते हैं उस मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए। तो वो करने के लिए 2 प्रकार के यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किए हैं। पहला है गामा एल्यूमिनिया बोलते हैं साइंटिफिकली, वो बेसिकली वैसे एक प्रोटॉन दे देता है। और एक बेटर मतलब एडवांस्ड कैटलिस्ट है जियोलाइट, ज़्यादा बात नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स है। तो जियोलाइट उससे थोड़ा एफिशिएंट है एल्यूमिनिया से,
तो ये दो कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम चीप है और जियोलाइट थोड़ा मतलब कॉस्टली है, पर वो बहुत एफिशिएंट भी है। तो ये हो गया फॉर्मेशन की बात। अब मिथेनॉल कैसे लाएंगे? हम बहुत चीज़ों से मीथेन बना सकते हैं, उसे मिथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीथेन लाने के लिए हम कोल के गैसिफिकेशन करके सिन गैस बना सकते हैं, जिससे मिथेनॉल हमारे पास आता है। बाद में हम बायोमास से भी बना सकते हैं और पेट्रोलियम से भी निकाल सकते हैं। तो इस तो एक बात है इस रिएक्शन की, जिससे हम मीथेन से हम DME बनाते हैं, ये पूरी इंडिया में की जा सकती है। और ये पॉसिबल है हमारे NCL के साइंटिस्ट से, जिन्होंने दिन रात करके बहुत मेहनत करके बहुत सालों की हार्ड वर्क के बाद में ये फाइनली हमें दी है। तो जो रिएक्टर होता है जहाँ पर ये सब होता है, उससे थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देखे तो बेसिकली फिक्स बेड रिएक्टर होता है। फिक्स बेस रिएक्टर मतलब एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब में नेटिंग होती है, 2-4 नेटिंग होती है, जहाँ उस नेटिंग के ऊपर एल्यूमिनियम या जियोलाइट्स के छोटे छोटे बीड्स डाले जाते हैं। और जैसे जो मिथेनॉल की गैस है उस बीड्स के थ्रू जाएगा, हमारे पास होगा, वो रिएक्शन करेगा और DME प्रोड्यूस करेगा। तो ये बेसिक रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, यहाँ पर इमेज देख सकते हैं आप। तो ये फॉर्मेशन की हो गया और हमें NCL साइंटिस्ट ने किया है। अभी कब से कर रहे हैं वो बहुत साल हो गए। अभी इनका पायलट प्रोजेक्ट आज फाइनली जाके सक्सेसफुल हुआ है और अब हमें इसका बारे में पता चल रहा है। अब यह प्लान है इसको लार्ज स्केल पर मैं पैन इंडिया भी लेके जाना है। बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाएंगे DME के और उसे LPG के सब्स्टिट्यूट बनाएंगे। अब अभी करंट सिचुएशन में इस DME को LPG को कैसे यूज़ कर सकते हैं, DME LPG का मिक्सर, उसको क्या बात है अब देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो अब DME इतना रेवोल्यूशनरी फ्यूल है हमारे पास, तो उससे हमने अभी यूज़ किया तो क्या इफेक्ट दिखेगा हमको, देखते हैं। तो DME हम अभी 20% यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 20%। हाँ, एक प्रॉब्लम है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, गैस स्टोव, LPG सिलेंडर ना, वो LPG के लिए डिज़ाइन है, DME के लिए नहीं डिज़ाइन। फिर भी हम उनमें 20% DME LPG के साथ फिर भी यूज़ कर सकते हैं, तो 20% DME सस्टेन कर सकते हैं। तो 20% हमने यूज़ किया तो हमें क्या इफेक्ट दिखेगा, देखते हैं। तो 14.2 किलो का हमारे पास एक सिलेंडर होता है, उसमें से हमने 20% DME सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमने एक सिलेंडर में कितना DME डाल दिया, अराउंड 4 लीटर्स। तो 4 लीटर्स हमने DME डाला अप्रॉक्सीमेटली, तो एक सिलेंडर में 4 लीटर LPG बच रहा है। और इंडिया वाइज देखें तो हजारों लीटर LPG बच रहा है, तो इसमें कितने सारे नए सिलेंडर बन सकते हैं, ये इसका रियल इफेक्ट। और हम कॉस्ट वाइज देखें तो अभी DME की प्राइस 20% लेस है LPG से, पर फ्यूचर डेवलपमेंट के साथ वो 30-40% तक भी जा सकते हैं। और एफिशिएंट हमने किया प्रोसेस को, तो हमारे रियलिस्टिकली देख सकते हैं हमें अराउंड 90 रुपीज़ to 80 रुपीज़ बच सकते हैं पर सिलेंडर। और एक इंडिया वाइज लेवल पर देखें तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ बच रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, जो हमें छोटा लगे 80-70 रुपीज़ तो कम ही हो रहे हैं, पर इंडिया वाइज पर बहुत बड़ा हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़, जिससे हम सब्सिडी निकाल सकते हैं और LPG सिलेंडर बनाने के लिए। और जो LPG और एक्स्ट्रा बच रहा है उसे और सिलेंडर बना सकते हैं, जिससे होगा क्या ना, जो शॉर्टेज है हम उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। अब LPG की और जो DME से और डेवलप किया तो हम सिलेंडर्स को फुल्ली DMIs कर सकते हैं। तो DME सिलेंडर्स आएगी अब से, LPG नहीं, जिससे और पैसा बचेगा। खास बात क्या है, हमारे पास UAE, इब्राहिम, कतर, जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, उन पर डिपेंडेंसी हट जाएगी। हाँ, जो भी फॉरेन कंट्री की डिपेंडेंसी वो भी कम हो रही है, ये है खास बात। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इतना बड़ा नया इफेक्ट ला सकते नेशनल लेवल पर। तो हमें एक बात तो पता चलती है, वो है कि ना हमारे पास आइडिया हो ना, हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी टैकल कर सकते हैं छोटी सी आइडिया से। तो ये आइडिया से हम आराम से शॉर्टेज को भी कम कर सकते हैं, डिपेंडेंसी भी कम कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव में ला सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ NCL साइंटिस्ट फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू।